फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा केसीए टैक्सेशन का। अच्छा जी, कुछ डिस्क्लेमर है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पाकिस्तान में एफबीआर है, उसी तरह से जेड का यहाँ की टैक्स बॉडी है सऊदी अरेबिया की। और इसके जो मैंडेट्स हैं उसमें ज़कात कलेक्शन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़कात कलेक्शन है, इसी तरह से कस्टम्स रेगुलेशन है, ई इनवॉइसिंग ओवरसाइट है। ई इनवॉइसिंग हम वैट में स्टडी करेंगे। और फिर एंटी स्मगलिंग और एंटी फ्रॉड जो मैंडेट है वो भी इनका है। और फिर ये ग्लोबल फोरम से टैक्स ट्रीटी वगैरह के हवाले से जितने भी टैक्स के फोरम्स हैं उनमें ये कस्टम्स और टैक्स के फोरम पे नुमाइंदगी भी करते हैं सऊदी अरेबिया की। उसके बाद थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे लेटर ऑन। तो स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे ज़कात है। रेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। होपफुली ठीक होगा। ओके, ज़कात है एंड देन कॉरपोरेट इनकम टैक्स है। किस पे ज़कात है और किस पे कॉरपोरेट इनकम टैक्स है ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स है 15%। ये ऑलमोस्ट सब गुड्स और सर्विसेज पे है। विद होल्डिंग टैक्स है जो कि नॉन रेजिडेंट को, यानी जो सऊदी अरेबिया से बाहर लोग हैं या जो विजिट वीज़ा पे आई हुई हैं या बिजनेस वीज़ा पे आई हुई हैं, किसी को भी जिसके पास इकामा नहीं है वो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट को अगर कोई भी पेमेंट की जाएगी तो उस पर टैक्स विद होल्ड किया जाएगा। फिर एक्साइज टैक्स है। एक्साइज टैक्स बाकी मुल्कों में भी आप लोगों को आइडिया होगा जो टैक्स में टैक्स के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। एक्साइज टैक्स होते हैं जो हार्मफुल समझी जाती हैं सेहत के लिए चीज़ें, उनके ऊपर एक्साइज टैक्स लगाया जाता है। लाइक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर होता है। फिर कस्टम ड्यूटीज़ हैं। कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो इंपोर्ट के ऊपर होती हैं, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ कलेक्ट करती है रेट का। फिर रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन है। और ये रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन तब है जब कोई किसी भी प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की सेल होती है तो उस पर रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो एक हमने कोर कंपोनेंट्स देख लिए और एक हमने रेडका का कि जो कोर मैंडेट्स हैं वो देख लिए। अच्छा जी, तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें वो हम वैट स्टडी करेंगे। यहाँ पे देख लें, ज़कात, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वैट। जो विद होल्डिंग टैक्स है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ही का हिस्सा है। तो हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जब कवर करेंगे तो फिर उसके बाद हम फौरन विद होल्डिंग टैक्स पे आ जाएंगे। अभी हम सबसे पहले वैट को स्टडी करते हैं। जब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा तो इसमें आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे जिनमें आपको वैट लॉज कहाँ से पढ़ने हैं और इनका जीसीसी कंट्रीज का एक वैट एग्रीमेंट है वो कहाँ से आपको मिलेगा। तो जो वैट एग्रीमेंट है वो आप देख सकते हैं। ये यूएई का वैट एग्रीमेंट है, सऊदी अरेबिया का, कतर का, कुवैत का, बहरीन का और ओमान का। तो ये कुछ ममालिक हैं जो जीसीसी कहलाते हैं। अगर आप लोगों को जीसीसी का थोड़ा बहुत पता है तो इनका जो वैट एग्रीमेंट है उसके तहत इन सारे ममालिक ने अपने अपने लॉज में वैट को लाना था, इनकारपोरेट करना था। तो इन्होंने क्या किया, सऊदी गवर्नमेंट का जो वैट है ये 2018 से आ रहा है। पहले 5% का रेट था, फिर 15% कर दिया गया। जो यूई है वो कोविड के दौरान 2020 में इन्होंने वैट लागू किया। तो वैट लॉज जो हैं वो उसी से डिराइव हुए हैं, उसी वैट एग्रीमेंट से। अगर आप वैट एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो आपको तमाम जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके वैट लॉज की समझ आ जाएगी। बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं लेकिन लार्जली ये सेम है।
तो जी ये कुछ लिंक्स हैं, आप इन पे क्लिक कर सकते हैं और इनको स्टडी कर सकते हैं। तो जी, तो वैट कैसे काम करता है इसको हम देख लेते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे मैं बाद में आपको टाइम देता हूँ, थोड़ा सा मैं ये साइट कवर कर लूँ। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, और वो परचेजेस कर रहे हैं 100 सऊदी रियाल की रॉ मटेरियल की, और उसके बाद उसको कार बना के सेल आउट कर रहा है 200 सऊदी रियाल का। तो अब क्या होगा कि जहाँ से वो परचेजेस करेगा, अगर उसका सप्लायर वैट रजिस्टर्ड है, तो वो इससे 115 कलेक्ट करेगा और जेटका को पे कर देगा। और उसके बाद जब वो सेल आउट करेगा कार, तो वो अपने कस्टमर से या होलसेलर से या डीलर से, वट जो भी, जिसको भी वो सेल आउट करेगा, उससे वो 230 लेगा। जो इनपुट उसने पे किया हुआ था, उसको वो इनपुट क्लेम कर लेगा, और 15 जो है अमाउंट उसकी बन जाएगी, वो पे कर देगा। ठीक है। जी हसीब, आप कुछ कहने लगे थे। आपने हैंड रेज किया था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, वो मैं चाह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू हमें दे देते, जीसीसी जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसका ओवरव्यू क्या होगा, अगर एक दो लाइन में अगर आप बता दें ये क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे जीसीसी का वैट एग्रीमेंट अवेलेबल है। ठीक है। ये ऑब्वियसली हमारा फोकस तो सऊदी टैक्सेशन है ना, हम बाकी नहीं देख रहे, लेकिन जहाँ पे भी वो रेलिवेंट होगा वहाँ पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके सर। ठीक है। नवाजिश जी, नवाजिश आपका माइक भी ऑन। ये नवाजिश, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, जी सर। सर मैंने आपकी आवाज़ कट गई, आवाज़ कट गई है आपकी। कनेक्ट करेगा या फिर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। सर आपको मेरी आवाज आ हाँ रही है जी, सर? हाँ जी अब आ रही है। जी जी सर। सर पहला 15% तो उसने पे कर दिया ना। हाँ जी। सेकंड वो जब उसको मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है, तो वो जो 15% है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करेगा कि ये वो उसका उलादा होगा, उसके प्रॉफिट का होगा? नहीं नहीं, 200 जो है, उसमें 100 तो उसकी परचेजेज हैं। 200 में से आप 100 निकालें तो 100 उसका प्रॉफिट है। ठीक है। लेकिन वो जो कलेक्ट कर ठीक रहा है। है वो 230 गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है। जी 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 जी, ठीक हो गया सर। 15 वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं इनपुट या परचेजेज के वक्त, और 15 वो बाकी पे कर 15 जो जी। बैलेंस अमाउंट होगी वो पे कर देगा। ठीक हो गया ठीक है सर। नवाजिश। ठीक है ठीक है, सर। सबको क्लियर है यहाँ तक। जी जी। अच्छा जी, कुछ बुनियादी बातें हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं उनका इससे फ़ौरन कोई वास्ता पड़े। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं या जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं, उनमें यूँ होता है कि अगर इनकॉर्पोरेशन कराई है और वो बिजनेस करना शुरू कर देती हैं, तो उनका क्योंकि रेवेन्यू ज़ीरो होता है, तो वो वैट में रजिस्टर नहीं हुए होते। तो वैट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक थ्रेश होल्ड है, जो अगर वो मीट करेंगे, उतना रेवेन्यू उनका एनुअल होगा, देन वो रजिस्टर कर सकेंगे वैट के लिए। और अगर वो नहीं रजिस्टर होते, सपोज अगर वो इस थ्रेश होल्ड को मीट नहीं करते और वो नहीं रजिस्टर होते, तो वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने ये देखना है कि अगर वो इनपुट क्लेम करना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या हमारा कोई इनपुट बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप ऑब्वियसली फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव आप चाहेंगे कि उसको इनपुट को क्लेम करें। तो उसके लिए आप थ्रेशोल्ड को देखेंगे। थ्रेशोल्ड दोनों तरह से देखनी है आपने, पास्ट भी और फ्यूचर भी। फ्यूचर से मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर कहीं आपका थ्रेशोल्ड मीट तो नहीं हो रहा। अगर मीट हो रहा है तो आप इमीडिएटली वैट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्या है, वो 375,000 है एनुअल, ये मैंडेटरी थ्रेशोल्ड है। सेकंड, 187,500 सऊदी रियाल पर एनम
ये वॉलेंटरी थ्रेशोल्ड है रेवेन्यू की, ठीक है। अगर आप 187,500 को हिट कर रहे हैं रेवेन्यू को, तो देन आपकी मर्जी है, आप अगर बेनिफिशियल समझते हैं तो आप रजिस्टर हो सकते हैं वैट के लिए। और अगर आप 375,000 कर रहे हैं तो फिर आपको लाजमी रजिस्टर होना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, जिसमें पासपोर्ट, इकामा, जो कंपनी का लाइसेंस है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, ईमेल चाहिए होता है, रेवेन्यू के लिए इनवॉइसेस, या अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा तो उसके लिए परचेज ऑर्डर आपके क्लाइंट से एक्सेप्ट, आपके क्लाइंट्स के जो है वो आपके एक्सेप्टेड होने चाहिए। और या इनवॉइसेस भी होती हैं जो आपने क्लाइंट को की हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, आप जेडका के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जेडका जो है उसकी वेबसाइट, यहाँ पे लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, जो हमारी स्लाइड्स हैं इनमें, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी सर। जी, यहाँ पे जाके आप स्टार्ट नाउ करेंगे और आप यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करके आप लॉगिन जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। और उसके बाद चूंकि आप लोगों की कोई भी क्लाइंट नहीं है अभी तक, तो आप वैट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं कि मैं लॉगिन नहीं करूँगा आपको। और जब हम वैट रिटर्न करेंगे तो मैं आपको स्लाइड्स की मदद से दिखा दूंगा कि रजिस्ट्रेशन रिटर्न कैसे फाइल करनी है। बाकी यहाँ पे जाके आप अपने पास अपने ईमेल से लॉगिन जनरेट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं आप। सर ये कोई भी कर सकता है यहाँ पे? हाँ जी, कोई भी कर सकता है, रेजिडेंट। एक्सेसिबल है पाकिस्तान से भी। ओके। तो वॉलंटरली हम किसी का बना देते हैं या मेरा ही बना दे सर? मैं चाहूँगा कि हम ऑनलाइन ना इसको करें, कुछ ओके। रेगुलेटरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। बेटर लोग खुद जनरेट करें, क्रिएट करें और देख सकते हैं वो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ओके, गॉट इट सर। ठीक है। उस्मान राजपूत, उस्मान राजपूत आपने हैंड रेज किए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर जी। कोई कंपनी है जो 187,500 सऊदी रियाल अभी जनरेट नहीं कर रही, तो वो क्या अपने जी, क्लाइंट से लेगी वह टैक्स या नहीं लेगी? अच्छा, जब तक आप रजिस्टर नहीं हुए तो आप नहीं कलेक्ट करते अपने क्लाइंट से। जी ठीक है, ओके। ठीक है। और अगर आपसे कोई कलेक्ट कर रहा है तो आप उससे पूछेंगे, वैट नंबर पूछ सकते हैं, आप वैट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। जी ठीक है। ठीक है जी। आ, यहाँ पे रेहान, रेहान है, उनका भी हैंड रेज है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम मैन्युफैक्चरिंग साइट के ऊपर हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग साइट के ऊपर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हम उनको टैक्स पे करते हैं, क्योंकि हमारी वैट इनवॉइसेज होती हैं। ठीक है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन को मार्केट के अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स पे किया था अराउंड 30,000, और मैं रिकवरी कर रहा हूँ मार्केट से अपनी प्रोडक्ट की, वो 35,000 की, 40,000 की रिकवरी कर रहा हूँ। तो जो मैं अपने क्लेम भरूंगा, तो वो सिर्फ 10,000 रियाल के क्लेम भरूंगा,
या फिर मुझे 10,000 रियाल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा या 40,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 तो मैं जब परचेजिंग के टाइम वैट दे चुका हूँ। ये मेरा क्लियर करना है क्वेश्चन। रिहान, ये हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो वैट इनपुट और आउटपुट के हवाले से होंगे, उनमें हम कवर करेंगे ये चीज़। अच्छा सर, फिर भी ये क्यूरी मेरी थोड़ी सी अगर आप आंसर कर देंगे ना, तो ये मेरी क्यूरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी ये। अच्छा, मैं आपको ग्रुप में या पीएम में मैसेज में मैं आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि अभी बाकी भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हम अगली डिस्कशन करें, कुछ लोग कंफ्यूज ठीक हो है। सकते हैं। ठीक ठीक है। है। ठीक है। तो बाकी आप आमिर साहब से नंबर ले सकते हैं अगर उनके ग्रुप में आप नहीं हैं तो। ठीक है, एक्चुअली वो हम जब सर टेली प्राइम यूज कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे हम अपनी जो परचेजिंग की एंट्रीज डालते हैं, और फिर जब हम प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग वाउचर रन करते हैं और फिर प्रोडक्शन निकालते हैं, तो और फिर मार्केट के अंदर सेल होती है, तो वो टैक्सेस के अंदर हमें थोड़ी सी एक डिफिकल्टी होती है। ये सारी चीजें जी आगे जाके कवर होंगी ना भाई। अभी तो चूंकि बिल्कुल आगाज है, तो वो चीजें जो ज़ाहिर है आगे आने वाली हैं वो तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे ना, इट्स प्री अर्ली। हाँ जी। अच्छा, उमर फारूक हो गए। अस्सलाम उमर वालेकुम फारूक जी, वालेकुम सलाम। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये प्रोस्पेक्टिवली होगी या रेट्रोस्पेक्टिवली होगी। फॉर एग्जांपल कि मैं कंपनी बने हुए मुझे 1 साल हो गया, अभी तक मैं थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा, अज्यूमिंग, और मैं नॉर्मल इनवाइस इशू कर रहा हूँ। इस मंथ में हमें एक नया ऑर्डर मिल गया और हमें लगा कि अब हम थ्रेशोल्ड मीट कर जाएंगे। तो ठीक है। जब मैं इस मंथ में रजिस्टर होऊंगा, तो फॉर एग्जांपल इस मंथ की मैं 15 को रजिस्टर हुआ और 15 दिन पहले मैंने विदाउट वीएटी इनवाइस चार्ज किए, 15 दिन के बाद फिर मैं वीएटी शुरू करूंगा। तो अब जेड का क्या करेगा इस मंथ की, यानी कि वो कहेगा इस मंथ के सारे का वैट दो, या ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, किस तरह काम करेगा? अच्छा, जब आपके पास वैट सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है, और आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर आपने कलेक्ट भी करना होता है और पे भी करना होता है। तो उससे पिछला जो मैं पीरियड है इस उसका आपने मंथ, नहीं, उसका नहीं करना जी आपने। जी, ठीक है। उसका तो आपने ठीक, कलेक्ट ही नहीं किया, तो आपने पे कैसे करना है? नहीं जी जी, करना आपने। ठीक, ठीक है। ओके। ना ही आप पे लागू था और ना ही आपने कलेक्ट किया और ना ही आपने पे करना है। ठीक है। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे फिर आप कलेक्ट भी करेंगे, पे भी करेंगे। डिजिटॉनिक एचआर। जी, बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। डिजिटॉनिक, वालेकुम सलाम। जी माय नेम इज़ नवीद सर, और मैं चूँकि एचआर फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू गेन सम नॉलेज, तो मैंने इसलिए इसमें एडमिशन लिया। मेरा सवाल था कि जो वैट है, वैट इज़ दिस सिमिलर लाइक सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान और समथिंग हाँ एल्स? जी, उससे मिलता जुलता है। अब मुझे पाकिस्तान का तो नहीं इतना आइडिया, लेकिन जीएसटी से मिलता जुलता है। जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स जो है। जी जी। कि अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि जो रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, मैंने असल में भी 15 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड 375,000 से क्या मुराद है यहाँ पे आपकी? व्हाट अमाउंट इट इज़? ये आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू है, एनुअल। ओके। एनुअल, ठीक है। अगर ये आप हिट कर रहे हैं या नेक्स्ट 30 डेज में आप करने वाले हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें और रजिस्टर हो जाएं। और 187,500 अगर आपका रेवेन्यू है, तो फिर आप रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन वो लाजमी नहीं है एज पर लॉ। तो सर एज ए कंपनी, ये किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है ये? मतलब उसमें ज़ाहिर है प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, तो किस तरह जी की ऑर्गेनाइजेशन पे? जी, जब भी कोई सप्लाई की जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, वट एवर जो भी कंपनी है, या सोल प्रोप्राइटरशिप है, वट एवर, अगर आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी हम्म, गुड्स या सर्विसेज जो टैक्सेबल हैं, तो फिर आपको रजिस्टर होना है। ठीक है। ये कैसे सही कैलकुलेट है। होगी थ्रेशोल्ड, ये हम कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, फेयर हाँ इनफ, जी, थैंक यू। वेलकम। सादिया हनीफ। वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि ये अपलोड करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। दीज डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन्ड ऑन जेड का वेबसाइट। नहीं, जब आप जो भी जाएंगे तो उस रिक्वायर्ड है, प्रोसेस में आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे आप जो पीओ बता रहे थे और ईमेल वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ पे मेंशन होती हैं कि ये चीज़ें चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए?
ये जब आप लॉग इन करेंगे और वैट के लिए अप्लाई करेंगे तो सारों से पहले आपको वो बताता है कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, तो वो आप रख लें पास। Like it's all things are mentioned on the website. हाँ, मेंशन होती हैं। Okay. ये रेट का आपसे रिक्वायर करता है, इस सब चीज़ों का कोई ना कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपका जो नंबर होता है, इनकॉर्पोरेशन सीआर नंबर जो होता है, उसके ऊपर बेसिकली रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। अगर आपके पास सीआर नहीं है तो फिर आप किस चीज़ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, या कोई लाइसेंस है आपके पास, तो उसके ऊपर आप रजिस्टर करा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये चाहिए होता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। मुजम्मिल आप बताइए। मुजम्मिल आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये 375 का तो पता चल गया कि मैंडेटरी है, क्योंकि हमने परचेज इन वो जो वैट इनपुट है वो भी जमा कराना होता है और वैट आउटपुट भी। तो सर 187,500 जो वॉलंटरीली है, वो इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि हमने जो परचेज के ऊपर जो वैट दिया हुआ है वो वापस क्लेम करना है। इसका बुनियादी मकसद यही होता है हाँ ये जी। रजिस्टर होने के लिए। हाँ जी। आपका बिजनेस जो मफाद है वो यही होता है, बिजनेस इंटरेस्ट, कि आप इनपुट क्लेम कर लें। इसके अलावा कोई मकसद होता है इसका? नहीं, इसके अलावा ये होता है कि अगर आप एक वैट इनवॉइस इशू करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो अच्छी समझी जाती है मार्केट में, उसके लिए भी रजिस्टर हुआ जाता सही। है। ठीक है, अपने क्लाइंट्स को एक, अच्छा अगर तो आप इनवॉइस इशू करना चाहते हैं वैट इनवॉइस, तो वो तभी आप इशू करेंगे जब आप वैट रजिस्टर्ड होंगे, तो अच्छा सही, तो इंप्रेशन वॉलंटरी के पड़ता अंदर है। ये और होता है वो कि इनपुट। जी, तो जी वॉलंटरी का मकसद ये हुआ कि एक तो वॉलंटरी का मकसद ये होगा कि हमने वैट इनपुट क्लेम कर लिया। दूसरा ये है कि के दोबारा हम उनको ये वैट इनवॉइस भी जनरेट करके दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स, उनसे वैट हम रिसीव भी कर सकते हैं वैट आउटपुट के तौर पे। जी जी, वो कलेक्ट भी करेंगे। और लेकिन इनवॉइस जो है वो एक मार्केटिंग या ब्रांडिंग के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ब्रांडिंग उसका फायदा है। सही, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। ताहिर फरीद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आई जस्ट ज्वाइंट, तो अगर ये फर्स्ट टेम्पलेट जो है वैट स्टेशन से पहले कोई बात हुई है तो काइंडली इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। हमने कवर किया है रेडका का क्या मैंडेट है, और कौन कौन सा ओवरव्यू स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से टैक्सेस सऊदी अरेबिया में लागू होते हैं। अच्छा तो चले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू फिर मैं करा देता हूँ, बाकी भी जी सर, लास्ट में हाईली हम एक ऑब्लाइज दफ़ा सर, हाईली रिवाइज कर ऑब्लाइज। लेंगे, ठीक है? जी लास्ट में हम हाईली। रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? थैंक थैंक यू। ओके, मुस्तफ़ा आप। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा खालिद, आपका माइक ऑफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में जो भी मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उस पे हम जीडी पे, जो इंपोर्ट की जो जीडी होती है उस पे हम सेल टैक्स पे करते हैं, तो वो उसको हम अपने पास जो है वो एज अ एक्सपेंस नहीं लेते, उसको हम एज अ साइड में रख देते हैं और उसको हम एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनाते हैं। और जब हम कोई इनवॉइस इशू करते हैं तो उसमें हम सेल टैक्स को शामिल कर देते हैं, और उस सेल टैक्स को जो हमने जीडी में पेड किया हुआ होता है उससे मैच करके उसका रिटर्न ले लेते हैं। तो क्या ये सऊदी अरब में भी सेम ऐसे ही ये प्रोसेस है? जी, हम आगे डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइड ऑफ वैट एज वेल। ऐसे ही होता है, ये हमारा ठीक, एक्सपेंस या हमारी इनकम नहीं होती। राइट। ठीक है, जो वैट होता है वो हमारी एक्सपेंस या इनकम नहीं होती। तो सर ये सेम ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान में सेल टैक्स है, तो ये सेल टैक्स की तरह ही काम करता है ये?
हाँ जी, सेल्स टैक्स की तरह ही से काम करता है वैट। ठीक है, और इसका भी जो हम जो रिटर्न जो देते हैं वो इसी तरह देते हैं कि जब हम इनवॉइस इशू कर देते हैं तो बिहाफ ऑफ दैट हम उसको जो है अपने उससे अपना क्लेम कर देते हैं। थोड़ी आपकी आवाज़ कट गई थी इधर। जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम इनवॉइस इशू करते हैं जब हम मटेरियल को जब हम लोड कर देते हैं तो हम इनवॉइस आपका आपका माइक दूर हो जाते हैं मुस्तफ़ा, आपका माइक दूर हो जाते हैं। हेलो। हाँ जी। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता था आपसे कि जो हम सेल टैक्स जो जैसे हम पाकिस्तान में क्लेम करते हैं इनवॉइस इशू करके, जो हमारा जो अपना कस्टमर होता है बिहाफ ऑफ दैट हम उसको इनवॉइस इशू करते हैं, उसमें सेल टैक्स लगाते हैं और फिर वो हम अपनी परचेजेस से उसको रिटर्न क्लेम कर लेते हैं। तो सेम सऊदी अरब में भी यही प्रोसेस है। हाँ जी। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। खुरम शेरात। खुरम शेरात, आपका माइक ऑफ है। आ, खुरम, आप कुछ नहीं कहना चाह रहे? आपका माइक ऑफ है शायद। खुरम शेरात। चलिए हम नेक्स्ट, बिलाल खान। सलामकुम सर, मेरा क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। असल जिस तरह इनसे हमसे पहले भाई ने कहा है कि इररिलेवेंट फील्ड है, लेकिन टू गेन सम नॉलेज, यानी अगर हमारे पास शोरूम है और उसमें बायर बाइंग यूज्ड कार्स बायर सेल हो रही है, या ना, यहाँ पर आपने जो मिसाल दी है वो मैन्युफैक्चरिंग की दी है, तो आया यूज्ड कार्स पे बाय सेलिंग पे वैट इनवॉइस हम दे सकते हैं या ले सकते हैं? उस पर वैट लॉज एप्लीकेबल है यानी, क्योंकि उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक दफ़ा वैट दे दी जाए पे हो जाती है, तो उसमें यार जी दोबारा बैट पासिंग ये लॉज एप्लीकेबल है या नहीं? जी, वेट लॉज में जो यूज्ड चीज़ें हैं उनका अलग से एक आर्टिकल है, वो हम गोइंग फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे। लेकिन वो एक स्पेशल केस है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, यूज्ड ओके गुड्स को। ठीक है, कार्स हो गए या एंटीक्स हो गए। ओके। नवल इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये था कि अगर कोई सप्लायर वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा? उसके ऊपर वैट लागू नहीं होगा ना, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर उसका थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा, इस वजह से अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका इनपुट तो जा रहा है, वो तो उसके जो सप्लायर्स हैं वो उससे इनपुट तो क्लेम कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसको इनपुट को क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। और अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से वो कलेक्ट भी नहीं कर सकता वैट। ठीक है सर, जस्ट ओके हम थैंक वैट को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, ओके। डी टॉनिक HR। जी सर, थैंक यू। चूँकि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे इसमें क्लियरिटी ये चाहिए थी, जो आपकी ये करंट स्लाइड है उसके हवाले से। अगर तो मैं सेलर हूँ, यानी सप्लायर का वर्ड यूज़ हो रहा है, बट क्या सप्लायर से मुराद यहाँ सेलर ही है, जो हाँ किसी जी भी आप। प्रोडक्ट या हाँ प्रोडक्ट्स, जी। थैंक यू, तो क्या सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ, तो उस पे जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट सेल की, तो जो सेल फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, तो उस पे वैट ऐड करता हूँ 15% लेट से, और फिर वो सेल करता हूँ, तो एज एन एजेंट में मतलब जो जो बायर है उससे ले रहा हूँ, या अपने पॉकेट से 15% दे रहा हूँ मैं गवर्नमेंट को? ये देखिए ना, ये हमारी एग्जाम्पल में डिस्कस हुआ। यहाँ पे आप देखें कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें वो परचेजेस करता है, तो उसके 100 सऊदी रियाल की परचेजेस या रॉ मटेरियल की प्राइस थी। ठीक है, जो उसने जी अपने सप्लायर को पे करनी है। 15 सऊदी रियाल उसका वैट है, जो कि वो पे तो अपने सप्लायर को ही करेगा, लेकिन वो हम्म उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को, जेडका को पे कर देगा। ठीक है, ये उसका इनपुट बन जाएगा। उसके बाद वो सेल आउट करेगा कार, और अपने जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, डीलर्स हैं, वट एवर जो भी हैं, जिसको भी वो सेल आउट कर रहा है, उससे 230 सऊदी रियाल लेगा, क्योंकि 200 सऊदी रियाल की वो कार की प्राइस है, और 30 सऊदी रियाल वैट कलेक्ट करेगा। 15 उसने ऑलरेडी पे किया हुआ है, वो जस्ट 15 सऊदी रियाल गवर्नमेंट को पे कर देगा, रेडका को पे कर देगा।
तो यानी कि क्लियर जब हुआ? मैं कोई भी, जी सर मैं वही क्लियर कर रहा था कि अगर जब मैं कोई सेल एज ए सेलर काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली बाइंग भी कर रहा हूँ या ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, तो मैंने वट 100 रुपए की कोई भी प्रोडक्ट खरीदी, उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने 15% लेट से टैक्स वैट दिया, तो विच इज लेट से 115 रुपये मैंने पे किए एज ए बायर, और फिर जी वही प्रोडक्ट मैंने 200 रुपये की बेच दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर 15% तो मैंने पहले टैक्स बायर को एज ए बायर दे दिया था सेलर को। तो अब जी जो जी इस पर फर्दर टैक्स होगा वो क्या ऐड ऑन होगा, एज ए सेलर मैं क्या ऐड करूंगा इस 230 हो जाएगा ना। कार की प्राइस पर? 200 है और 30 सऊदी रियाल आपने इजाफी लेने हैं। 30% ऐड, मतलब 15% ऐड किया तो 30 रियाल होगा इसमें, तो वो दो सौ जी तीस जी रियाल की मैं बेच रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। हाँ जी तो सर इसमें इनपुट और आउटपुट क्या हुआ, लाइक 15% इनपुट है और आउटपुट इज 30 रुपीज रियाल। हाँ जी हाँ जी। आउटपुट 30 सऊदी रियाल जो आप अपने क्लाइंट से, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। गुड्स के जी केस में आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, तो आप उससे कलेक्ट करते हैं, वो आपका आउटपुट है। और जो आपने अपने सप्लायर को पे किया होता है वो आपका इनपुट होता है। सही है। तो अब 30% तो मैंने सिर्फ यानी कि अपने जो भी बायर है उससे मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है, 30 रियाल कलेक्ट किया आपने। आप अपना माइक दोबारा ऑन कर लें। ये मुस्तफ़ा खालिद साहब का भी माइक कंसिस्टेंटली चल रहा है, मैंने गलती से बंद कर दिया जी, आप ऑन करें। जी जी सॉरी, डिजिट्रॉनिक। ओके। तो सर 230 रियाल की टोटल वैल्यू एडिशन जो हो गई, 230 रियाल की वैल्यू हो गई। 230 रियाल पे मैंने 30 रियाल जो उससे सेलर से बायर से खरीद लिए, वो मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब मेरे रह गया 15%, जो 15 रियाल जो मैंने इनिशियली पे किया था गुड्स खरीदते हुए या प्रोडक्ट खरीदते हुए, वो मैंने क्लेम करना है। और वो आप कह रहे हैं कि अगर एज ए वॉलंटियर मैं रजिस्टर होता हूँ 187,000 समथिंग रियाल एज ए सेल्स रेवेन्यू, तो उस सूरत में जो है मैं वो क्लेम कर सकता हूँ 15 रियाल अगेंस्ट जो 230 की मैंने सेल की उस पर। चले मैं इसको ना थोड़ा सा आपको एक्सेल पे करके दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है थोड़ा सा मजीद लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। देखें, आप जो अपने क्लाइंट से कलेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट आप कलेक्ट कर रहे हैं 30 सऊदी रियाल। ठीक है, हमारी एग्जांपल जो है 200 जो है वो उस कार की प्राइस है। ठीक है, टोटल अमाउंट जो आप कलेक्ट करेंगे वो 230 सऊदी रियाल करेंगे। और जो परचेजेस थी उनके ऊपर आपने इनपुट कलेक्ट पे किया 15 सऊदी रियाल, और 100 सऊदी रियाल उस रॉ मटेरियल की प्राइस थी। टोटल जो आपने पे किया वो 115 किया। ठीक है, टोटल जो वैल्यू एडिशन है वो आपकी 100 सऊदी रियाल की है। और जो रिटर्न में आप रिटर्न फाइल करने के साथ पेमेंट करेंगे वो आप 15 सऊदी रियाल पे करेंगे। ठीक है जी। डिजिटोनिक एचआर आपको क्लियर हो? जी 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 सर मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। सर मैं कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी जी रेहान। अच्छा सर, इसमें ये था कि जो वही मैन्युफैक्चरिंग वाली बात आ गई कि हम जो है एक चीज जो है 100 रियाल की उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उस पर 15% वैट पे कर रहे हैं। दैट कम्स हाँ जी अराउंड द 115। ठीक है। हाँ जी और जो हमने मार्केट से ट्रेडिंग किए हुए बाई की थी वो फॉर एग्जांपल हमने 50 रुपीज की बाई की थी, और उस वक्त हमने उसके ऊपर टैक्स पे किया था 10 रियाल। तो अब जो हम अपने क्लेम्स सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, टैक्स जो पे करेंगे वो जस्ट फिर क्योंकि 10 रुपीज हम 15 रुपीज हमने कलेक्ट किया था, 10 रुपीज हमने वैट उस वक्त दिया था जब हमने उस प्रोडक्ट को परचेज किया था। सेल के टाइम हमने जो क्लाइंट से जो वैट कलेक्ट किया था वो 15 रुपीज किया, 15 रियाल किया था। तो जो 5 रियाल होगा वो वैट हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, एज इट इज सर। जो डिफरेंस होता है वही आप पे करते होते हैं, जो आपने क्लाइंट से कलेक्ट किया। ठीक है, माइनस जो आपने अपने सप्लायर को पे कर दिया। ये जो 15 रियाल आपने अपने इनपुट के वक्त
अपने सप्लायर को दिए, वो उसकी रिटर्न में जाएगा और वो बताएगा कि हमने इतना सेल आउट किया, और वो 15 गवर्नमेंट को पे करेगा आपके बिहाफ पे। आप उसी को देंगे, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। इधर क्लाइंट जो है वो आपको पे करेगा, आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है। जी जी जी। बेसिकली मैं तो एक ट्रेडर हूँ ना। मैं मेरी शॉप है, मैंने ट्रेडिंग की, मैंने परचेज कर लिया माल। मैंने फॉर एग्जांपल उसके ऊपर 10 रियाल जो है वो वैट पे किया। आगे क्लाइंट से सेल किया, क्लाइंट से जो कलेक्ट किया वो 15 रियाल जो है वो कलेक्ट किया। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 रियाल पे कर चुका हूँ, तो मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को जो है 5 रियाल जो है वो पे करना पड़ेगा, अपने जब झटका के क्लेम सबमिट करा रहा हूँ तो। हाँ जी, जो डिफरेंस होगा वही आप पे करेंगे जेड का। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। सर सम टाइम ये होता है कि ये माइनस में भी आ जाता है कि अगर ये हमने तो रॉ मटेरियल अगर परचेज जी जी किया है, अगर रॉ मटेरियल का हमने जो है वो परचेज कर लिया फॉर एग्जांपल हमने, मगर जो हमने वैट इनवाइसेस नहीं बनाई है, तो सम टाइम ये माइनस में भी चले जाते। तो गवर्नमेंट इसका वो आपको पे कर देती है या आपसे एक्सप्लेनेशन मांगती है कि जी ये माइनस में क्यों चला गया आपका वैट? जी जी, हम ये सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि कब जाता है माइनस में और उसका क्या किया जाता है। ठीक है। ठीक है सर। अभी तो ये थैंक यू। बेसिक सी एग्जांपल मैंने रखी थी, ताकि हम्म क्योंकि हर बंदा अकाउंट्स से नहीं ताल्लुक रखता होता, हम्म हम्म एचआर से जैसे आए हैं तो उस हम्म तरह से। तो डाइवर्स हमारी क्लास होती है, तो हम्म, सबके लिए बेसिक एक एग्जांपल दी जाती है। ये बहुत ही एक ठीक। सिंपल सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक ठीक है है। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। डिजिटॉनिक ने, खुरम ने, मुस्तफ़ा ने और तला ने हैंड रेज किया हुआ है। डिजिटॉनिक से शुरू करते हैं, चलें। डिजिटॉनिक। सर जी, कैन यू हियर मी नाउ? जी 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 सर, इसमें क्लियर हो गया मुझे ये आपका जो आप बताना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली ये बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग अभी मिली है, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी लेकिन इसमें सवाल ये था कि बस एक, जैसे अब आप ही कह रहे हैं कि इनपुट पे मैंने जब परचेज कर रहा था मैंने 15 रुपये पे कर दिए, और जब मैं बेच रहा था तो मैंने 30 रियाल पे किए लेट से। तो इसमें रिसीव किए। जो 30 रुपये या 30 रियाल मैंने कलेक्ट किए जो भी अपने बायर से, तो वो मैं एज इट इज पे कर दूंगा या फिर वो नेट ऑफ करके पे किया करूंगा? क्योंकि बाद बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो जिस पे शायद मुझे सेल्स टैक्स पे तो कर दिया मैंने वैट, बट शायद क्लेम नहीं कर सकता, या वाइस वर्सा इस तरह की कोई सिचुएशन होती होगी, तो उस ये सिचुएशन में फर्दर जो सिनेरियोज हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी सारी चीज़ क्लियर हो जाए आप लोगों को, कि ये जो आप सेल्स कर रहे हैं ना, ये हम्म, आपने यहाँ पे सेल्स की 200 सऊदी रियाल की, और 30 एडिशनल आपने कलेक्ट किया, वैट 230 हो गया आपके पास आ गया। और आपने जो परचेजेस की 100 सऊदी रियाल की, और 15 सऊदी रियाल आपने अपने एडिशनल इनपुट पे किया, इनपुट वैट पे किया आपने सप्लायर को। तो टोटल आपने 115 पे कर दिया। ठीक है। अब ये जो 30 माइनस 15 होगा, ये आप रिटर्न फाइल करते वक्त 15 सऊदी रियाल जेटका को पे कर देंगे। ये नेट ठीक ऑफ है। ही होगा। जस्ट यहाँ तक आप क्लैरिटी रखें। उसके बाद 30 नहीं पे बाकी करेंगे, जितने नेट भी ऑफ करके हम पे करेंगे। जी नेट ऑफ करेंगे, नेट ऑफ करेंगे। नेट ऑफ करेंगे, बिल्कुल सर। माइनस करेंगे ना, आउटपुट माइनस इनपुट पे करेंगे। ठीक है Correct. जी। तो बाकी भी तो तलहा, आपका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तलहा। तलहा, आपकी आवाज़ सर नहीं आ मेरा रही। क्वेश्चन ये है सर मेरा जी क्वेश्चन ये है कि हम इनपुट वैट पे कर रहे हैं जब हम परचेज कर रहे हैं, तो हाँ जी। अगर हम जिससे परचेज कर रहे हैं वो वैट में रजिस्टर्ड नहीं है और हम उसको वैट पे नहीं कर रहे 15%, ठीक है। तो वो जो आउटपुट वैट होगा, तो जी वो हमने फिर जो वैट पेबल करना है वो हम 30% पे करेंगे या 15% उसको? नहीं, 30 सऊदी रियाल पे करेंगे ना। अगर वैट आपने नहीं पे किया अपने सप्लायर को, तो फिर आप 30 फुल पे कर देंगे। पर इसको मजीद कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता मैं। अभी हम यही एज्यूम करते हैं कि सब रजिस्टर्ड थे, और 15 उसने आपसे कलेक्ट किया, आपके सप्लायर ने। 30 आपने क्लाइंट से कलेक्ट किया, और 15 सऊदी रियाल आपने जेटका को पे करना है। ठीक है। तो इस चीज़ ठीक है को सर, फर्दर थैंक यू। कॉम्प्लिकेट ना करें फिल वक्त।
हम बाद में इंशाल्लाह सारे सिनेरियोज देखेंगे। ठीक है जी अस्सलाम रीशान। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। जो तलहा का क्वेश्चन था ना, एक्चुअली जैसे पाकिस्तान में यूज होता है ना कि आपने अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो वो 7% पे चला जाएगा, अदरवाइज वो 5% रहेगा। तो क्या सऊदीया में भी ऐसा ही कोई सेटअप है या वो फिक्स्ड है, फ्लैट रेट पे फिफ्टीन नहीं नहीं परसेंट पे प्लीज चल? इतना कम्प्लेक्स ना करें, यहीं तक रहें ना, जस्ट आप यहाँ ठीक तक है, करें फिलहाल। ठीक है। चलो ये आप क्लैरिटी करके इन्फॉर्म जरूर कीजिए, इंटीमेट कीजिएगा लाजमी, काइंडली। आगे आपको क्लियर हो जाएगा, हमारे फर्दर जी लेक्चर्स हैं श्योर ना, श्योर अभी श्योर। तो फर्स्ट जी लेक्चर है। श्योर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि कैसे काम करता है वेट? जी जी सर बिल्कुल कुछ सर, ये अच्छा जी। क्लियर हो गया। नहीं पता ठीक चले। है। अच्छा ये हो गया मैन्युफैक्चरर। ठीक है। अब क्या होगा कि ये मैन्युफैक्चरर जो है, इसने तो पे कर दिया 15 सऊदी रियाल। अब आगे इसका सपोज डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इससे परचेज करता है और आगे बेचता है। तो 200 सऊदी रियाल की उसने परचेजेस की थी और 30 मैन्युफैक्चरर को पे किया था। इसका ये इनपुट हो गया। अब इसने सपोज 400 की कार सेल आउट की, 60 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा तो इसने क्या करना है कि सपोज ये डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेच रहे। ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ये एंड कंज्यूमर से 460 कलेक्ट करेगा। और चूंकि उसने जहां से परचेज किया उधर 230 पे किया था, जिसमें 30 जो है वो वैट था, तो यहाँ पे वो 60 - 30 जो बनेगा वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है। एंड कंज्यूमर जो है वो इसको क्लेम नहीं कर सकता। सो उसकी जो पेमेंट होगी वो 460 होगी, सारी की सारी उसकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है। तो एंड ऑफ द डे जितना भी वैट है वो एंड कंज्यूमर बियर करता है। ठीक है जी। सो यूं वैट लास्ट पे जो कंज्यूमर होते हैं, फाइनल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर, उसके ऊपर ये इनडायरेक्ट टैक्स है एक। चलिए रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड हो गई। उसके बाद ये एक एग्जांपल है। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको थोड़ा बहुत करा दिया। ये एग्जांपल मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद कर लेते। अच्छा जी। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, कुछ जीरो रेटेड होती हैं और कुछ स्टैंडर्ड रेटेड होती हैं। स्टैंडर्ड रेटेड से मुराद है 15%, जो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे स्टैंडर्ड रेटेड वैट होता है। कहाँ से पता चलेगा कि किस पे क्या रेट है? इसके लिए आपको जेडका की वेबसाइट पे जाना होगा। ये स्क्रीन नजर आ रही है, ये लिंक में। चलिए यहाँ पे आप जाएंगे जेडका की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आ रही हैं, गुड्स की भी सर्विसेज की भी। ठीक है, लाइक रियल एस्टेट है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें से आप सेलेक्ट करते जाएंगे। सपोज हम ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, तो इसका रेट आपको नजर आ रहा है। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का 15% है, स्टैंडर्ड रेटेड है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन 0% है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आउटसाइड किंगडम 0% है, एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरह से बाकी भी, अगर आपने सपोज हेल्थ केयर है उसको देख लेते हैं, 15% है फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर। और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आउट ऑफ वैट स्कोप है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज से मुराद ये है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट
अपने शहरियों को या रेजिडेंट्स को हेल्थ सर्विसेज देती है। ठीक है। अच्छा जी, कुछ मेडिसिन मेडिकल इक्विपमेंट उनकी सेल जीरो रेटेड है। अच्छा जी, फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेते हैं। एग्जेम्प्ट है मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप जेटका की वेबसाइट पे आएंगे और वैट में जाके देखेंगे होम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड देन वैट, और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना टैक्स लागू होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रेवेन्यू थ्रेशोल्ड। ठीक है, देखें आपके जैन 2025 सपोज एंड सो ऑन। चलें ये देखें कि यहाँ पे सपोज कोई भी अमाउंट है आपकी, फर्स्ट मंथ में आपकी 0 सेल थी या 1 सेल थी। ठीक है। किसी मंथ में आपकी 300 है, किसी में वट एवर। अब दिसंबर में क्या हुआ कि आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। ठीक है। और आपका 361,997 सऊदी रियाल का आपको ऑर्डर मिला। ठीक है, दिसंबर में। अभी आप नवंबर 2025 में हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे ऑर्डर मिला और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में ये ऑर्डर कंप्लीट होगा या आप सप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब आपको वैट रजिस्ट्रेशन नवंबर में ही अप्लाई कर देनी है। लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो टोटल आपका सम बन रहा है, ये कौन सी गुड्स या सर्विसेज हैं। आया ये एग्जेम्प्ट हैं, जीरो रेटेड हैं, और स्टैंडर्ड रेटेड हैं। यहाँ पे जाके आपने चेक करना है कि जितनी भी आपकी गुड्स या सर्विसेज जा रही हैं, बिक रही हैं, वो क्या नेचर है उनकी। ठीक है। अगर वो जीरो रेटेड है, 0% उनके ऊपर वैट लागू हो रहा है, यानी यहाँ पे जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन दिखाई थी आउटसाइड किंगडम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है 0%। तो ये और 15% जो हैं, लाइक ये हो गई। ठीक है। इनका आपने सम करना है जो एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट हैं। इसी तरह से ऑपरेशन ऑफ एनी करंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट, ये एग्जेम्प्ट है। फर्दर जितनी भी एग्जेम्प्ट हैं वो आपने इसमें शामिल नहीं करनी। सिर्फ आपने जीरो रेटेड और 0% और 15% जो है वो आपने उसका सम करना है और देखना है कि क्या सम बन रहा है। अगर वो 375,000 बन रहा है नेक्स्ट 30 डेज में, तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। और अगर आपका 187,500 है एग्जेम्प्ट को निकाल के, तो फिर आपके लिए वॉलेंटेरिली आपको अलाउ है कि आप रजिस्टर हो जाएं। अगर आपकी एग्जेम्प्ट सेल्स हैं सारी की सारी, सपोज ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट सेल हैं, फिर आप रजिस्टर नहीं होंगे, चाहे आप 375,000 हिट करें या इससे ज़्यादा करें। ये चीज़ भी क्लियर हो गई।
बयान थोड़ा सा हम कवर कर लें, उसके बाद मैं आपको मौका देता हूँ। ठीक है जी। तो जब आपकी 0 रेटेड या 15% गुड्स या सर्विसेज जो हैं वो अगर सेल हो रही हैं और रेवेन्यू थ्रेशोल्ड को बीट कर रही हैं, देन आपने रजिस्टर होना है। यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं, जो एग्जेम्प्ट सामने आ रहा है टैक्स वैल्यू, ये आपने शामिल नहीं करनी। अच्छा जी। तो अब ये एक एग्जाम्पल है, ये कराते हैं। ठीक है। ये ट्रेडिंग एक ग्रुप है कि रिटेल और होलसेल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। और ये रजिस्टर्ड है। आप पढ़ लें, देख लें इसको एक नज़र। उसके बाद इसकी क्या सेल्स हुई हैं, इसकी डोमेस्टिक सेल्स हैं। चलें, अब डोमेस्टिक सेल्स हैं इसकी 120,000 की। ओके, 120,000 की डोमेस्टिक सेल्स हैं। मैंने सामने आसानी के लिए मेंशन कर दी है कि क्या रेट लागू हो रहा है, 15% है। आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, यहाँ पे नहीं मेंशन। ओके, चलिए, 15% लागू हो रहा है और इनका वैट 18,000 बनता है। एग्जाम्प्ट सेल्स हैं इनकी कुछ, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, मार्जिन बेस्ड एग्जाम्प्ट है। 10,000 की का रेवेन्यू है इधर से, जो कि आपने नहीं इंक्लूड करना अगर रजिस्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे चूंकि रजिस्टर हुए हुई हैं, इनका हम वैट का सारा प्रोसेस देख रहे हैं। रिटेल सेल्स हैं इनकी, ठीक है, 30,000 की, 4,500 इनका वैट बनता है। ठीक है। एक्सपोर्ट सेल्स हैं इनकी 20,000 की, जो कि 0 रेटेड है। ठीक है। फर्दर थोड़ा सा मैं कम्प्लेक्स करता हूँ। एक्सपेंस टाइप्स, ऑफिस रेंट है 75,000 का, और 11,250 सऊदी रियाल इन्होंने रेंट में वैट पे की है। मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन्होंने की है 15,000 की, और 2,250 जो है वो इन्होंने वैट पे की है। जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अरेंज कर रहे थे उसके लिए एक लीगल एडवाइजरी ली, जिस पे 750 सऊदी रियाल इन्होंने वैट पे किया। और बाकी यूटिलिटीज हैं जिस पे 3,000 सऊदी रियाल इन्होंने वैट पे किया। ये सारे इनपुट के हो गए। फर्स्ट स्लाइड ये आउटपुट की है, ये इनपुट की है। तो ये आप लोग ज़रा ट्राई करेंगे। क्या मैं आपको असाइनमेंट दूं? आपको क्लियर है, या आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? चले, फर्स्ट मैं करा देता हूँ, फिर आप लोग बाद में कर लीजिएगा कोई और। ठीक है। चलें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम छोटा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख लेते हैं, ताकि अगर कोई यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर नहीं है वो डिस्कस कर लें। जी, जी डिजिटॉनिक HR। डिजिटॉनिक HR सर, आपके ना स्क्रीन पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, होस्ट आस्क यू टू अनम्यूट योर माइक, काइंडली उसको सिलेक्ट कर ले ताकि आप माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सके। जी क्वेश्चन करिएगा प्लीज। आपने फिर अनम्यूट कर लिया? फिर जी अभी अनम्यूट कर सिलेक्ट दिया। कीजिएगा, अनम्यूट करिएगा जब आप ओके करें ना। जी अब क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी जी ओके। ये मैं अभी जो एग्जांपल सर दे रहे थे ना, मैं इसके ऊपर ही बात कर रहा था कि ये जो 18,000 है ये हमारा इनपुट है। उसमें हमने ऑफिस रेंट पे जो है फी टैक्स दिया है। तो ये मेरा पहला सवाल था कि रेंट पे भी वैट अप्लाई होता है? एक तो सवाल ये था। तो उस पर वेट अप्लाई होता है या नहीं होता वो देख लेते हैं हम। ठीक है। जो लीजिंग है रेजिडेंशियल की वो एग्जेम्प्ट है, जबकि जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वो सब्जेक्ट टू 15% वेट है। ठीक है जी। तो इसी वजह से तो हमने ऑफिशियल पर्पस के लिए रखा था, तो इस पे वैट अप्लाई हो गया था। हाँ जी, ये इनपुट में हमने, यहाँ पे रेंट है और इधर हमने
इसीलिए शामिल किए। अमूमन होता है ठीक है जी। रेजिडेंशियल जो है उसके लिए एग्जेम्प्ट है, बाकी जितना भी कमर्शियल है उस पर 15% वैट है। ठीक है, तो हमारे जो सेल्स या हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या जो भी इससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो हमें सबका हिसाब किताब इसका मतलब है अलग अलग रखना होगा कि हम ये चीज़ें बाय कर रहे हैं। ये और मैं आपको एग्जांपल ये मैं आपको करा देता हूँ, एग्जांपल करा देता हूँ, थोड़ी देर तक करा देता हूँ। पहले हम कुछ देख लें यहाँ तक, जिनका कोई क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। जी जी सही। रेहान। जी रेहान सर, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा, होस्ट आस्क यू टू जी अनम्यूट। जी क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी सर ये जैसा स्टैंडर्ड सऊदी अरबिया में 3 स्टैंडर्ड पे जो टैक्सेस जो है वो कलेक्शन हो रही होती है, जिसपे आपने बताया एग्जाम टैक्सेबल पे 15% एंड जीरो रेटेड, यानी वो चैरिटीज जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी हो गई जिसपे बिल्कुल ही टैक्स नहीं होता। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो एग्जाम जहाँ पे टैक्स एग्जाम है, तो उस सिनेरियो में हम क्लाइंट से टैक्स कलेक्ट करके अपनी बुक के अंदर उसको शो करके कोई एग्जाम कर सकते हैं, या एग्जाम जो है उसमें कलेक्शन ही नहीं करनी है टैक्स की? अगर कलेक्शन नहीं करनी है तो फिर जीरो रेटेड क्यों नहीं, उसको जीरो रेटेड पे ही अगर हम अपनी बुक में मार्क कर लें। अच्छा, जो जीरो रेटेड है या एग्जेम्प्ट है, इसका जो डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने जीरो रेटेड या एग्जेम्प्ट दोनों के केसेस में अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से कोई वैट कलेक्ट नहीं करना होता, ठीक है। और ना ही आप जब कुछ ऐसी परचेजेस करते हैं तो आपका सप्लायर नहीं आपसे कलेक्ट करता। अच्छा, इसमें सर एक और भी एक ठीक है जी क्वेश्चन था। रेहान, दोनों केस में। जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अंडरस्टैंड। सर अब होता क्या है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमने जो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने उसके जितने पार्ट्स थे वो परचेज किए। उन पार्ट्स पार्ट्स को परचेज करने पे हमने टैक्स पे किया। टैक्स पे करने के बाद जब उसकी भी जो है असेंबलिंग कर रहे होते हैं, तो असेंबलिंग करते वक्त जो है हम जब उसका बैच रन कर रहे होते हैं, बिल्ड ऑफ मटेरियल कर रहे होते हैं, तो उसमें उसको जाके भी हम वहाँ एग्जाम कर दे, क्योंकि अगर वहाँ हम एग्जाम नहीं करेंगे तो वो 30% टैक्स हो जाता है। तो उस सिनेरियो में भी हम उसको एग्जाम कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो है बुक जो है वो डिस्टर्ब ना हो, अकाउंट बुक। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन सही से नहीं समझ पाया। मेरा कहने का मकसद है कि सर जैसे हम जब सिस्टम के अंदर बेसिकली ये कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कंप्यूटर का ही काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमने उसकी रैम, उसका जो है मदरबोर्ड और ये सारी चीज़ें हमने हार्ड डिस्क परचेज की। परचेज करते हुए हमने टैक्स पे किया। टैक्स पे करने के बाद जब हम अपनी अकाउंट बुक करते हैं, अकाउंट बुक के अंदर जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, असेंबलिंग कर रहे होते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूँ, असेंबलिंग कर रहे होते हैं, तो असेंबलिंग के वक्त बिल्ड ऑफ मटेरियल का जब हम एग्जीक्यूशंस कर रहे होते हैं, तो वहाँ ये ठीक है, सारी चीजें जो है वो सारी चीजें मिलकर एक सीपीयू बन रहा होता है। तो जब वो ठीक है। सीपीयू जब बन रहा होता है, तो फिर अगर हम वहाँ पे भी अगर 15% वैट ऐड करते हैं, तो उस सिनेरियो में हम फिर डबल टैक्स हो जाता है, तो वो 30% वैट हो जाता है, जो कि हम ऑलरेडी 15% तो वैट दे चुके हैं। तो हम फिर बिल्ड ऑफ मटेरियल में आके उसको जो है हम जो है वो वहां पे उसका एग्जाम्प्ट कर देते हैं कि वो दोबारा टैक्स ना चार्ज हो। इस सिनेरियो में भी हम इसे यूज कर सकते हैं अपनी अच्छा, मैन्युफैक्चर। रेहान यहाँ पे देखे ना, आप कह रही हैं कि अगर एग्जाम्प्ट है सपोज, ठीक है, हम्म हम्म ठीक है। तो अब आप आउटपुट की साइड बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर इसको 15 नहीं रखेंगे अपने अकाउंटिंग सिस्टम में, तो फिर हम्म। हम डबल पे कर देंगे, ये कह रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल सर। अब जैसे सीपीयू हाँ, रखेंगे ना, तो नहीं सीपीयू पे देखें, रखेंगे तो फिर वो डबल हो जाएगा, 15% उस पर टैक्स डाल देंगे, देखें, क्योंकि रॉ देखें, मटेरियल पे तो अगर आप 15% दे दिया हमने। सपोज आपकी सप्लाई ऐसी है कि जो एग्जाम्प्ट है या जीरो रेटेड है, तो आपने नहीं कलेक्ट करना, ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और आपने अकाउंटिंग भी लाइक वाइज उसमें वही रिकॉर्ड करना है जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस है, ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक अच्छा, है। राना मोहम्मद इमरान, थैंक यू सर। वेलकम। जी रान मोहम्मद इमरान सर, जी क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये है कि जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज है सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पे अप्लाई होती है कि कोई दूसरी इंडस्ट्री भी उसमें फॉल करती है? फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई इंपोर्ट की है प्रोडक्ट, ओके, उसमें हमने सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंसिव पे किए हैं आउट ऑफ द कंट्री,
तो हम उसको वो हम एज अ सिक्योरिटी हम लोकल कस्टमर को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो वो किस क्लासिफिकेशन में आएगा? मतलब वो सिक्योरिटी रिफंडेबल है, तो क्या वो स्टैंडर्ड रेट रहेगा, जीरो रेट रहेगा, या आउट ऑफ स्कोप आएगा? जी, फाइनेंसिंग जो है उसमें जो मार्जिन बेस्ड जी प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। खाली बैंकिंग नहीं है, इसमें इंश्योरेंस भी आ जाती है, इसमें बाकी जितने भी मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। ये इस पे नहीं होता कि बैंकिंग सेक्टर है या क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर होते हैं। तो अभी मैंने गारंटी चार्ज करनी है सप्लायर को, जो कि हमने जब हमारी प्रोडक्ट रिलीज होती है, हमें क्लेम होता है, तब हम उनको भी रिफंड कर देंगे। तो वो अब स्टैंडर्ड रेटेड होगा या आउट ऑफ स्कोप होगा या एग्जाम्प्ट होगा? अच्छा नहीं, ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपकी गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। नहीं, ये रिटेंशन नहीं है। अब जो गुड्स के ऊपर तो फिर रिटेंशन होगी ना, उस पे तो टैक्स होगा। ये एक हाँ हम जी। सिक्योरिटी एज अ इनवॉइस चार्ज करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को, जो हम इसको अब जीरो, उस पे हम टैक्स नहीं लगा सकते। एज अ बच्चे से मैं कंफर्मेशन चाह रहा हूँ कि उस पे हम जीरो रेटी लगाएंगे या टैक्स उस पे आउटपुट बैट पे करना पड़ेगा हमें। वो हम रिफंड कर देंगे इन द एंड ऑफ द व्हेन द फाइनल सेटलमेंट इज डन। आपका स्पेसिफिकली मैं देख लूंगा, आप मुझे एक क्वेश्चन भेज दीजिएगा या ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं आपको डीएम में फर्दर बता दूंगा। इधर हम नहीं डिस्कस करते। जी ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके। खुरम शेरात। जी खुरम साहब, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा, होस्ट आस्क यू टू अनम्यूट योर माइक, काइंडली क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा जो सप्लायर है वो थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा है, उसने मुझसे वैट ले लिया। मेरा जो है वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं होता और मैं वैट पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जब मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा मैन्युफैक्चरिंग करके, तो मैं वो 15% ही चार्ज करूंगा उससे कस्टमर से। अच्छा, आप अपने कस्टमर को सिर्फ उसी सूरत में चार्ज कर सकते हैं जब आप वैट रजिस्टर्ड होंगे तो, ठीक है। आप अपने क्लाइंट को, सर अपने कस्टमर्स को चार्ज नहीं कर सकते अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो। ये तो कास्ट में पड़ेगा ना फिर 15% जो मैंने पे कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। चलो, थैंक यू, आपकी बहुत परचेजेस, शुक्रिया। आपकी परचेजेस पे भी डिपेंड करता है वो कितनी है। उस पे भी एक ऑप्शन होता है कि हम रजिस्टर करा लें, ठीक है। अगर आप ठीक है सर। थ्रेशोल्ड मीट करते हैं 187 500 की, तो फिर आप इनपुट के ऊपर, परचेजेस के ऊपर भी रजिस्टर हो सकती हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है। असलम, मोहम्मद असलम। जी सर, असलम साहब आपको ऑप्शन आ रहा है, जी क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। सर असलम, आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली माइक चेक कीजिएगा अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी नहीं आपकी असलम, आवाज आपकी नहीं आ रही आवाज़। असलम साहब, काइंडली प्लीज माइक चेक कीजिएगा या अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। जी अब मैंने आपको अगेन रिक्वेस्ट सेंड किया, आप काइंडली चेक करें। जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रीजॉइन कर ले, तब तक हम राशिद मुनीर साहब से क्वेश्चन कर ले, उनके क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं। जी राशिद साहब काइंडली चेक कीजिएगा, आपको ऑप्शन आ रहा होगा, होस्ट आस्क यू टू अनम्यूट योर माइक, काइंडली एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज। जी क्वेश्चन जी कीजिएगा अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी रेंट की, ठीक है, जिसमें कमर्शियल रेंट जो लीज लीज थी वो उन्होंने मेंशन की हुई थी, 50% में बैठा है। अच्छा, जो नॉर्मली जो मुझे सुनने में आया था कि अगर तो प्रॉपर्टी ऑनर लोकल है तो फिर वैट अप्लाइड नहीं होगा, फिर विदहोल्ड होगा। जबकि मतलब ऐसा क्या सिनेरियो होगा जिसमें विदहोल्ड और वैट की कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी इसमें? ये थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं अगर आप? अच्छा, फिल वक्त हम राशिद डिस्कस कर रहे हैं वैट, ठीक है। नहीं, आपका अभी क्वेश्चन वैट से वैट कर हट रहे हैं, के है। लेकिन नहीं नहीं, आपका आप क्वेश्चन रियल आप एस्टेट बात ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन में आपका, क्या आएगा मतलब उसको सर? ठीक है, क्योंकि अगर रियल लोकल एस्टेट वेंडर है, ट्रांजेक्शन टैक्स से। उसकी हाँ जी। प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, तो फिर क्या मैं वो इनवाइस रेज करेगा और पेमेंट मैंने देनी है, तो मुझे वो क्या वो 50% वैट के साथ इनवाइस कर रहा होगा, देखिए, क्योंकि मैंने उसकी ये प्रॉपर्टी जो, को रेंट पे लिया हुआ है ना। ये जो वैट है, हम जी जी। अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स के हवाले से है, ठीक है।
और वो भी जो रियल एस्टेट है उसकी सेल के हवाले से होता है, लीज के हवाले से वो लागू नहीं होता। ठीक है। इसमें ये है जी कि जी। यहाँ पे जब भी आप कोई कमर्शियल रियल एस्टेट रेंट पे लेते हैं या सेल आउट हो रही है, आप परचेज करते हैं, उस पर 15% वैट है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी ओनर है या कोई और ओनर है, परचेज कौन कर रहा है, 15% वैट लागू होगा अगर वो कमर्शियल रियल एस्टेट सप्लाई है तो। और अगर वो रेजिडेंशियल है तो वो एग्जेम्प्ट है, फ्रॉम वैट एग्जेम्प्ट है। रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स एक अलग चीज है, वो लागू हो सकती है, लेकिन वैट उसमें एग्जेम्प्ट है अगर वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की सप्लाई है तो। अगर वो कमर्शियल रियल एस्टेट की सप्लाई है फिर उस पर वैट लागू होगा। ठीक है, क्लियर? जी मुस्तफ़ा खालिद साहब, काइंडली एक्सेप्ट कीजिए जी, क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी तो मेरा सवाल तो सवाल है ये है कि अगर ऐसे किसी ऐसी कंपनी को आपकी एडवाइस आवाज़ देता थोड़ी हूँ थोड़ी या कट रही है, एनी हाउ आपकी आवाज़ थोड़ी सी मेरी डिस्टॉर्शन आपको है मेरी आवाज आ उसमें। रही जी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। काइंडली आप माइक नजदीक लें, अगर आपने हेडफोन या ब्लूटूथ कनेक्ट किए हैं तो आप उनको उतार दीजिएगा प्लीज, ताकि आपकी आवाज सर तक क्लियरली पहुंच सके। है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो, आवाज हाँ आ रही जी है? मुस्तफ़ा बोलिए। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि मैं अगर कोई इनवॉइस कंपनी में अगर किसी कंपनी को इनवॉइस देता हूँ जो होल्डिंग या वैट पे ये एग्जेंट है, और मैं उस पर 15% जो है वो टैक्स लगाऊंगा या उसको अपनी कॉस्ट में बेयर कर लूंगा? नहीं, आपकी आवाज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा खालिद साहब, आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं आप आ रही। मुझे ठीक है, आपकी आवाज आती, या आप यहाँ पे मैसेज चैट में एक मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है, जो सर देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको एड्रेस कर देंगे आपके क्वेश्चन को। काइंडली आप एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दें चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके। जी जी। जी मोहम्मद असलम साहब, तब तक हम सर आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर देंगे, काइंडली आप एक्सेप्ट कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा। जी क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। मोहम्मद असलम सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। काइंडली आप भी एक छोटा सा मैसेज अपना जो भी कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह सर आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर देंगे। और रेहान, जी रेहान अनम्यूट करें और जी जी, रेहान जी सर आप जी 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 का। मैं हो गया। अच्छा सर, मैं खुद भी रियल एस्टेट कर रहा होता हूँ सऊदी अरबिया के अंदर, तो मैंने कहा मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि एक क्यूरी जो बार बार रियल एस्टेट की आ रही थी, रियल एस्टेट के अंदर जो फर्निश अपार्टमेंट्स होते हैं यानी शुग्गा मफरूशा होता है जो फर्निश अपार्टमेंट होते हैं, और जो सऊदी जो अपार्टमेंट्स जो उनके अपने नाम होते हैं या कोई एक्सपेट्रेट यानी फॉरेनर ने कोई अपना अपार्टमेंट लिया हुआ है, वो अगर उसे रेंट आउट करता है जो नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर जो है वो वैट अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसके अलावा कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी है जैसे होटल्स के अंदर अगर आप रूम लेते हैं तो उसके ऊपर वैट लगेगा, और अगर आप कोई शॉप रेंट पे लेते हैं तो उसके ऊपर वैट लगेगा, और कोई आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं जो नॉन जो है कमर्शियल है तो उस पर वैट नहीं होगा, और अगर कमर्शियल होगी तो उस पर वैट आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने कोई ग्रोसरी जी शॉप जी परचेज कर ली, ये कर ली, तो जी इस तरह से यही वैट सिस्टम चल रहा जी होता है। आप जी जी ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है, यही हमने बताया। रेजिडेंशियल जो है उसके ऊपर वैट नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वैट नहीं है। और कमर्शियल जो है उसके बिल्कुल ऊपर सर, फिफ्टीन बिल्कुल बिल्कुल। परसेंट वैट लागू होता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ठीक है जी। अच्छा जी। बाकी मुस्तफ़ा समद, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा कल, और इसको आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, और फिर हम इसको कल क्लास में डिस्कस करेंगे।
मुस्तफ़ा समद साहब काइंडली अस्सलाम आप वालेकुम क्वेश्चन सर। कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आप? जी जी, आ रही है। सर मेरा सवाल ये है कि आपने एक लिखा हुआ है क्वार्टर पीरियड, अप्रैल टू जून। सर ये हाँ जी। ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा कि ये कित 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, एनुअल क्वार्टर भी कोई रिपोर्ट जाती है स्वैट की, या किस तरह का इसका प्रोसीजर है, ये ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा। आने वाले में आप कर रहे हैं तो ठीक है, और आज की क्लास में करते हैं तो भी बता दीजिएगा सर। रिटर्न। बेहतर है ना कि हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लें। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बहुत बेसिक रखी हैं, ठीक है। बाकी आपको क्वार्टरली होती है, मंथली होती है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। फिल वक्त आप ये देखें, इस एग्जाम्पल पे फोकस करें, और ये थोड़ा सा आप एब्जॉर्ब करें इसको, कि यहाँ पे कौन सी सप्लाईज हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक की सेल हो रही है, और उसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी आ रहा है, कुछ सेल्स का, कुछ रिटेल सेल्स हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स हैं, और जो इनपुट है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। बाकी ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको स्टडी करिएगा। बाकी मंथली क्वार्टरली किस तरह से रिटर्न होती है, कब कब होती है, और किस बेसिस पे आपको क्वार्टरली या मंथली पे करना होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जी मोहम्मद असलम साहब काइंडली जी अगर अस्सलाम वालेकुम सर जी, आवाज़ आ रही है? जी जी, अब वालेकुम आपकी सलाम जी, आवाज़ आ रही क्लियर है, आ रही है। आ रही है, अरे क्लियर बहुत आ रही शुक्रिया है। सर। मेरा पहले क्वेश्चन ये था कि आप जो लिंक जहाँ से वैट के रेट देख रहे हैं, ये आप चैट में पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये मैं कर दूंगा। सर जी सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अगर एग्जाम जब वो इंपोर्ट करता हूँ, क्या क्या मेरे पास वो सारी ही जो ना एग्जाम परचेज है वो मैंने वहाँ पे शो करनी है वैट रिटर्न में? इंपोर्ट के वक्त तो वो तो आपको करनी पड़ती है रिटर्न जो में, ठीक परचेज है। वाला कॉलम होता है वो रिटर्न में शो करना होता है मेरा वहाँ वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं ऑनलाइन जैसे नून है, अमेजोन है, ट्रेंडोल है, और ये दूसरे प्लेटफॉर्म है, इनको सेल करता हूँ, तो इनकी वैट की ट्रीटमेंट मैंने कैसे अपनी रिटर्न में लेनी है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता ना कि आप यहाँ पे इनसाइड केस है या आउटसाइड केस हैं आप। इनसाइड केएस से हूँ सर। मैंने आप आपके इनसाइड, इसी इंस्टीट्यूशन से दुबई का भी सारा कोर्स किया है। ठीक है, इनसाइड केस हैं आप ना। तो जी। यहाँ पे जितने भी आप सेल्स करेंगे वो वैट रजिस्टर होंगे। चाहे वो अगर कोई आउटसाइड केस से बैठा हुआ है तो उसको हम्म। भी वैट रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। सर मैं उसकी ट्रीटमेंट बाकी समझना चाह रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने नून के वेयर हाउस में सामान बचा दिया, वो वहां से सेल आउट हो रहा है, नून मेरे भी यहाँ पे वैट पे कर देता है, तो मैं उसकी जी, ट्रीटमेंट कैसे करनी है अपने वो अगर वैट आपके रिटर्न में? वो अगर आपके बिहाफ पे कर लेते हैं तो देन हो जाता है आपकी तरफ से। और फर्दर जो इसमें डिस्कशंस हैं वो हम कुछ चीज़ें आपसे प्राइवेटली डिस्कस कर लूँगा, और कुछ आगे हम्म। लेक्चर्स में कवर हो जाएंगी। तो सर जी आपका नंबर मिल सकता है कि कहाँ प्राइवेट डिस्कस तो ये करने के लिए? आमिर साहब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। जी मैं और अमर ग्रुप साहब में से मैं रब्ता हूँ, कर ये लेता हूँ। जो ग्रुप है उसमें मैं हूँ। अच्छा तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था सर, एचआर सर्विसेज के ऊपर, जैसे हमारी कंपनी ने एचआर सर्विसेज हायर की हुई है, क्या हम उनका वैट क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? जी, ये जो एग्जाम्पल आप करेंगे ना, तो इसमें बहुत जी। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप हम्म। कोई भी वैट ऐसी सर्विसेज के लिए इनपुट यूज़ कर रहे हैं हम्म। जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई है आपकी, सपोज आप रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल सप्लाई हम्म। कर रहे हैं, तो उसके लिए, हम्म। उस सप्लाई के लिए जितना भी आपने परचेजेस किए हैं वो हम्म। आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है जी। सही। नहीं ये तो प्योरली सर एचआर सर्विसेज था। अब मैं सारे ही एम्प्लॉई एचआर नहीं नहीं, सर्विसेज को दे देता हूँ, एचआर सर्विसेज को पे कर रहा होता हूँ, वो मुझे वैट की इनवाइस इशू कर सकता है, वो वैट की इनवाइस इशू करता है, मेरे यहाँ पे वैट पे करता है, क्या मैं उसका वैट क्लेम कर सकता हूँ? देखिए मैं आपको यहाँ पे आ, ये हम, आप एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जी हम सर। ये चीज़ें सारी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप फिल वक्त इस ओके। एग्जाम्पल को स्टडी करिएगा, मैं शेयर कर दूंगा ये ग्रुप में भी, ठीक है। हम्म। तो ठीक राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जी। ताहिर फरीद। जी ताहिर फरीद साहब काइंडली आप सिलेक्ट कीजिएगा, जी क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वालेकुम एक्चुअली आज टुडे में फर्स्ट क्लास, और वो भी थोड़ा ब्रेक के बाद मैं इसको ज्वाइन कर सका। तो ये कैसे टैक्सेशन के साथ साथ क्या वहाँ पे एंटिटीज इनकॉर्पोरेशन की भी इसी कोर्स के अंदर कवर्ड
एक अदद क्लास आउट ऑफ कोर्स हम रखेंगे। हम एक अदद क्लास रखेंगे इनकॉर्पोरेशन पे आउट ऑफ टेक्नोलॉजी दिस आपको कोर्स, बताइए यानी ऑफिशियल हमारी कमिटमेंट नहीं है, लेकिन एक अदद हम क्लास रख लेंगे इनकॉर्पोरेशन के हवाले से। ठीक है जी। ठीक है ताहिर। ताहिर सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा या माइक चेक कीजिएगा। अगर आपने हैंड फ्री लगाई है तो उसको देख ले, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, अब आवाज आ रही है? जी जी, अब हाँ आपकी जी अब आवाज़ आ आ रही रही है। है। अच्छा सर, मेरा सही है कि चूंकि हम ये कोर्स तो कर रहे हैं, तो नॉर्मली जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो सिर्फ टैक्सेशन सर्विसेज नहीं लेता। पहला स्टेप उसका ये होता है कि भाई मुझे पहले इनकॉर्पोरेट तो करवाओ, फाइलिंग शाइलिंग वाली बात तो बाद में आएगी। तो क्या इस कोर्स में ये चीज़ें कवर्ड हैं, हाँ जी। या इससे अलग से हमें लेना पड़ेगा उसका भी हाँ, कोर्स वगैरह? एक लेक्चर आपका हम रखेंगे इस पर। जी जी। ठीक है जी। ठीक है ताहिर। ठीक है। जी अच्छा जी, डियर स्टूडेंट, आप में से जी जी सर, जी जी प्लीज़ कंटिन्यू मैं सर, रिव्यू थैंक करा सॉरी। देता हूँ, दोनों एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ इन लोगों को। जी जी सर प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो जेड का है वो इनकी टैक्स बॉडी है, टैक्स अथॉरिटी है। ठीक है। उसके कुछ मैंडेट्स हैं, वो कौन कौन फंक्शंस करती है। ज़कात की कलेक्शन करती है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करती है, बाकी जितने भी टैक्सेस हैं सारों को एडमिनिस्ट्रेशन करती है। कस्टम रेगुलेशन, ई इन्वॉइसिंग ओवरसाइट, जो कि वैट का एक हिस्सा है ई इन्वॉइसिंग, वो ओवरसाइट करती है। एंटी स्मगलिंग एंड फ्रॉड, एंटी फ्रॉड, उसकी भी K9 यूनिट है, और वो इलिसिट ट्रेड और काउंटरफीट गुड्स जो हैं उनको सऊदी मार्केट में इंटर होने से रोकती है। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करती है टैक्स बॉडीज़ की, कस्टम बॉडीज़ के अंदर। ठीक है। फर्दर, जो सऊदी टैक्स सिस्टम है उसके कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं। उसमें ज़कात है 2.5%, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है 20%, वैल्यू एडेड टैक्स है वैट है 15%, विद होल्डिंग टैक्स डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज फ्रॉम नॉन रेजिडेंट 5 to 20%, डिफरेंट रेट्स हैं। एक्साइज टैक्स है 50 to 100%, ये टबैको और शुगरी ड्रिंक्स पे, एनर्जी ड्रिंक्स पे लागू होता है। कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे है, और गुड्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के ड्यूटीज हैं। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स है, जब कोई सेल हो रही होती है रियल एस्टेट की, तो फिर 5% ऑफ वैल्यू रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स कहलाती है। ठीक है जी। उसके बाद हमने वैट स्टार्ट किया। आज हमने वैट, मैंने आपको बताया कि जीसीसी जो कंट्रीज है, जीसीसी कंट्रीज आपको पता होगा कि इसमें सऊदी अरेबिया आता है, इसमें कतर आता है, बहरीन आता है, यूएई आता है, कुवैत आता है, ओमान आता है। और इन ममालिक का आपस में एक मुआहिदा वैट के हवाले से हुआ, और उसके नीचे उसकी वजह से इन लोगों ने अपने अपने लॉज में, अपने अपने टैक्स कोड में वैट इंट्रोड्यूस कराया। तो इन सारों का जो वैट है वो आपस में मिलता जुलता है। उसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन लार्जली वो एक ही जैसा है और एक ही तरह से ऑपरेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ लीगल बेसिस का बताया कि ये सारे के सारे लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे, आपको जो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा उसमें होंगे, आप डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल की एक, एग्जाम्पल में हमने बहुत सिंपल रखा है इस एग्जाम्पल को। सिर्फ हमने ये कहा कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो 100 सऊदी रियाल की परचेजेस करती है, उसके ऊपर 15% वैट अपने सप्लायर को देती है, यानी टोटल अमाउंट 115 अपने सप्लायर को पे करती है, और कार को 200 सऊदी रियाल के सेल आउट करती है। अपने कस्टमर से वो 30 सऊदी रियाल एडिशनल कलेक्ट करती है, 230। रिटर्न में वो क्या करती है कि 30 जो है वो आउटपुट शो करती है और 15 इनपुट शो करती है, और आउटपुट माइनस इनपुट उसके पास 15 की अमाउंट आती है जो वो जेटका को पे कर देती है। उसके बाद उसके बाद मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। जो बिजनेसेस KSA के अंदर मौजूद हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं और कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ऐसी सप्लाई जो कि इधर जीरो रेटेड है या स्टैंडर्ड रेटेड है, 15% है या 0% है, तो फिर उसमें जो सप्लाई हो रही है उसका आपने देखना है कि पर एनम क्या रेवेन्यू बन रहा है। ठीक है। इन 12 मंथ्स में 375,000 कहीं हिट कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे। अगर आप 0% प्लस 15% जो सप्लाईज हैं वो 375,000 बन रही हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि आप वैट में रजिस्टर्ड हो जाएं।
उसके बाद वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है, उसके लिए भी एग्जाम्प्ट को निकाल के आपके 0% और 15% जो भी सप्लाईज हैं, मैंने आपको बताया कि आपने झटका की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है कि क्या रेट्स लागू होते हैं। ठीक है, तो आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं जिसमें लाइन ऑफ बिजनेस में है, उसमें आया जीरो रेटेड या स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज है या एग्जाम्प्ट है। तो एग्जाम्प्ट को छोड़ के बाकी जितना भी आपका रेवेन्यू है, क्या वो 187,500 सऊदी रियाल का बनता है? अगर बनता है तो फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है, और आपने ये देखना है कि नेक्स्ट 30 डेज में कहीं हम ये 375,000 वाली थ्रेशोल्ड तो नहीं हिट कर रहे हैं। अगर हिट कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। फर्दर, वो लोग जो आउटसाइड KSA बैठे हैं और सऊदी अरेबिया में सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी लाजमी है कि वो, लाइक अमेजोन से कोई सेल आउट कर रहा है, उनके लिए भी लाजमी है कि अपनी फर्स्ट सेल से वो रजिस्टर हों वैट के लिए। उसके बाद एक एग्जांपल मैंने डिस्कस की, ABC ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग कर रही है एक फर्म, वैट रजिस्टर्ड है, और इसकी फर्दर डिटेल्स ये हैं आउटपुट के हवाले से, सेल्स के हवाले से, कि इसकी कुछ B2B सेल्स हैं 120,000 की, और इस पे इसने 18,000 सऊदी रियाल वैट कलेक्ट की है। उसके बाद कुछ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, और उस फाइनेंसिंग की मद में इसने 10,000 का रेवेन्यू अर्न किया है, और जो मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं फाइनेंसिंग के हवाले से वो एग्जेम्प्ट होती हैं, तो इधर इसने कोई भी वैट कलेक्ट नहीं किया, नहीं ये कर सकती थी। फिर कुछ कस्टमर्स थे जो रिटेल सेल्स हुई हैं 30,000 की, उस पर 4,500 सऊदी रियाल इन्होंने कलेक्ट किया वैट। उसके बाद कुछ एक्सपोर्ट्स हैं 20,000 की, वो जीरो रेटेड थी, इन्होंने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट साइड देखते हैं। ऑफिस रेंट 75,000 था, इसमें इन्होंने 11,250 वैट पे किया। ठीक है, इसके अलावा रेंट के अलावा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केटिंग के लिए 15,000 स्पेंड किया, और 2,250 इसके अलावा वैट पे किया। लीगल एडवाइजरी फॉर सेटिंग अप दिस मुराबा फाइनेंसिंग, 5,000 इन्होंने परचेज की लीगल सर्विसेज। वकील को इन्होंने 750 एडिशनल पे किया एज वैट। ठीक है, और इन्होंने जो अपने ऑफिस की यूटिलिटीज़ हैं उसके लिए 20,000 पे किया, और 3,000 वैट इसके अलावा पे किया। ठीक है जी, और इसकी यूजेज क्या है कि जो ऑफिस रेंट है वो शेयर्ड हो रहा है सारी भी सप्लाईज के लिए, इन सारी सेल्स के लिए इनका ऑफिस सारी का सारा यूज हो रहा है। मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ये जस्ट टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज हो रहे हैं। टैक्सेबल जब हम कहते हैं तो जीरो और 15% दोनों टैक्सेबल सप्लाईज कहलाती हैं, और एग्जेम्प्ट जो है वो एग्जेम्प्ट कहलाती है। ठीक है जी, यहाँ पे भी टैक्सेबल का वर्ड आएगा, आइदर जीरो रेटेड मतलब है या स्टैंडर्ड रेटेड। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लीगल एडवाइजरी जो इन्होंने दी ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हुई, यूटिलिटीज शेयर्ड हुई। ठीक है, तो इसको आप गौर करें, हम इसके सारे सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए इनपुट है वो आप क्लेम कर सकते हैं, और जो एग्जेम्प्ट के लिए है वो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ तक हमने डिस्कस किया और सबको क्लियर होगा यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, इसको स्टडी करना है और इसको सॉल्व करने की क्वेश्चन की को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और मुझे बताना है कि क्या आपका वैट पेएबल बनता है। रेहान। जी रेहान सर काइंडली ये सब सर, चीजें जी 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 रेहान डिस्कस सर करें। सर अनम्यूट मेरा कीजिए। एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर सऊदी अरबिया में जो वो बिजनेसेस जैसे फूड बिजनेसेस की बात करें, जैसे कैफेटेरिया हो गया या फूड ट्रक हो गए, ये मीट नहीं करते हैं थ्रेशोल्ड को, मगर क्योंकि ये अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो ये क्लाइंट से वैट ले रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने एक बर्गर ही सेल किया है और उसने 5 रियाल का बर्गर सेल किया, उस पर उसने 15% वैट ले लिया। अब उसने क्लाइंट से तो ले लिया मगर ये थ्रेशोल्ड को तो मीट नहीं कर रहा, तो आया ये जैटका को अपने सबमिट करेगा या वो वैट जो उसने 15% दिया है वो उसकी पॉकेट में आ जाएगा? अगर कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है और वो कहीं भी वैट क्लेम करता है, ये
अपने कस्टमर नहीं से नहीं सर, कलेक्ट करके। बिजनेस रजिस्टर्ड है, मेरी बात समझिएगा, कैफेटेरिया है उसका। मैं फॉर एग्जांपल कैफेटेरिया रन कर रहा हूँ, आई एम नॉट मीटिंग द थ्रेशोल्ड। मैं जो 3,75,000 रियाल का जो थ्रेशोल्ड है साल का, वो मैं मीट नहीं कर रहा हूँ। मगर मैं क्लाइंट तो से फिर क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो वैट तो ले रहा हूँ ना मैं। मैंने 5 रियाल का बर्गर सेल किया उसे, मैंने वैट उससे ले लिया 5 रियाल के ऊपर वैट। अब और मैंने परचेजेस के ऊपर भी जो है वो टैक्स पे किया था। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तमाम अपने बिजनेस को रन करने के बाद देखा कि मेरे 5,000 रियाल जो है वो मेरे पास ज्यादा जो है वो मैंने क्लाइंट से लिए हैं, और मगर मैं थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा हूँ, तो आया वो 5,000 रियाल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा हूँ। तो जैटका को मुझे अपना क्लेम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अच्छा देखें, ये जो थ्रेश होल्ड है ये जस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए है। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर इधर आप वॉलेंटरी बेसिस पे हुए या मैंडेटरी बेसिस पे हुए, आपने सारे का सारा आउटपुट पे करना है माइनस इनपुट। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, सारे के सारे ठीक। रूल्स वैट लॉज आप पे लागू होंगे अगर आप हम्म रजिस्टर हो गए हैं तो। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड अगर आपकी थी वॉलेंटरी या मैंडेटरी, इससे कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता। ये जस्ट आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त देखना है। वंस आप अच्छा, रजिस्टर हो गए, फिर आप पे सारे तो के फिर सारे आपने वैट लॉज लागू होंगे। सबमिट कराने ही कराने, चाहे आपकी सेल जितनी भी हो, वो आपने वैट नहीं, अपने उसके सारे लिए सबमिट कराने। हाँ जी हाँ, बाकी फर्दर जो डिस्कशन है वो हम आगे करते रहेंगे। ठीक है, होपफुली ठीक क्लियर है सर, होगा। ठीक है आ, सर, थैंक यू। कमर कमर अब्बास। जी कमर आवाज काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं फर्स्ट ही क्लास के दरमियान में आया हूँ, तो ये पूछना चाह रहा अगर ये हम कोर्स करते हैं, हम मतलब आउट ऑफ मतलब पाकिस्तान में बैठे हैं और सऊदीया के लिए ये हम सीख रहे हैं, तो कि ये आया हम इधर से बैठ के पॉसिबिलिटी है वहाँ पे काम करने की? वो हाँ पाकिस्तान में जी तो रह के हम जैसे टैक्सेशन वगैरह करते हैं, फाइल रिटर्न सारा कुछ जाके कुछ मैनुअली हाँ भी जी। कर जाए, कुछ ऑनलाइन सिस्टम भी चल रहे हैं आजकल। ठीक है, जो जिस बंदे के लिए हम काम करते हैं उससे हम मैनुअली हर चीज़ मंगवा लेते हैं या खुद जाके लेते हैं, जैसे बायोमेट्रिक वगैरह भी होती है या कुछ और चीज़ें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है बिजनेस के वाले से या पर्सनली, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इसके लिए? और दूसरा जी जी, इसमें जो आपके बहुत सारे। सॉफ्टवेयर वगैरह जो हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी भी आप सिखाएंगे, उसमें सब कुछ कैसे करते हैं, जैसे हमारा आयरस का सिस्टम है। ठीक है, और बाकी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह है उसमें आप किस तरीके से सिखाएंगे मुकम्मल, मतलब एंट्रीज वगैरह करके, जैसे डेबिट क्रेडिट रिकनसाइल या आगे पीछे या जहाँ सिर्फ तक टैक्स वगैरह के हवाले से आप सिखाएंगे? कमर, जहाँ तक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की लर्निंग है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एंट्रीज मैं आपको जी जी सिखाऊंगा। ठीक है। जी जी अकाउंटिंग एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा, आगे सॉफ्टवेयर तो एक अलग चीज़ है, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। हाँ, जेड का जी जी। पोर्टल की जो है नेविगेशन, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट की मदद से सिखा दूंगा कि रिटर्न अच्छा। कैसे फाइल करनी है। और बाकी जी। ये कि पाकिस्तान से हो सकता है, सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान से। जस्ट अच्छा। बैंकिंग पोर्टल्स हैं वो उनकी एक्सेस नहीं होती पाकिस्तान से, जी। कुछ आरामको के पोर्टल्स हैं वो उनकी एक्सेस नहीं होती, लेकिन जेडका को हम्म। आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे जो आउटसाइड केस हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर अमेजोन पे कोई सेल कर रहा है और वो आउटसाइड केस से है, तो वो जी यहाँ पे अपनी पहली सेल से पहले रजिस्टर होगा। जी। ठीक है। तो वो लोग बाहर ही से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है जी। जी ठीक। ओके। अब नेक्स्ट रिशान। जी जीशान सर, काइंडली सर क्वेश्चन आवाज आ कीजिएगा रही है प्लीज। आपको मेरी? जी जी, जी क्लियर जी। आवाज आ रही है आपकी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 15% में और जीरो रेटेड में फर्क क्या है? अगर एक चीज जीरो रेटेड है तो फिर जीरो ही है, तो उसमें और फिर 15% में फर्क क्या है? एक तो मेरा ये सवाल है। और दूसरा ये सही। था कि आपने अपनी एग्जाम्पल में एक दिया है कि जब वो क्लाइंट को सेल करेगा तो वो 60 रियाल जो है वो ले रहा है। तो रेट तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक बिजनेस जो है वो कोई चीज परचेज करने के लिए वैट पे करता है तो भी 15% रेट है, और अगर वो सेल करता है क्लाइंट को तो भी 15% है। तो वो 30 रियाल क्यों ले रहा है? 15, मतलब हमें तो ये ज्यूम करके चलना है ना कि हमें 15% लेना है। तो और
मिसाल के तौर पे अगर हम 15% लेते हैं और 15% देते हैं तो वैट हो जाता है एक टाइम पे 0। तो फिर मेरे ख्याल में हमें कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फॉर समझने के लिए पूछना चाह रहा हूँ ये मैं आपसे। अच्छा, आपने कहा कि ये 60 क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ये सारों का 15% ही रेट है, लेकिन चूंकि टोटल अमाउंट ज़्यादा हुई है तो परसेंटेज 15 है ना, 15% है, तो वो 60 अमाउंट बन जाती है। 200 था तो 30 बन जाती है, 100 हो तो 15 बन जाती है, अरिथमेटिक। ठीक है। ओके। बाकी और अगर सर जीरो आपका, रेट वाला भी बता देगा। हाँ जी, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, आप लोगों ने मिस कर दिया। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं, जो आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए जो इधर जीरो रेटेड हैं या 15% है, ठीक है, तो फिर तो आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। वगरना आप अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप कोई इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लीगल एडवाइजरी सेटअप के लिए हमने 750 सऊदी रियाल वैट पे किया, ठीक है, वकील को। तो अब ये इनपुट हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए था। ठीक है। तो जब हम आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो ये इनपुट हम क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक हो है। गया। ये ठीक है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस मैंने यहाँ पे बताया थ्रेशोल्ड को मेजर करते वक्त कि आपने जो एग्जेम्प्ट है वो इंक्लूड नहीं करना है इसमें। जस्ट जीरो रेटेड और स्टैंडर्ड रेटेड को आपने सम करना है। 375,000 बन रहे हैं अगर पर एनम नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, किसी भी 12 मंथ्स में, ठीक है, तो फिर आपने फौरन रजिस्टर्ड हो जाना है। क्लियर हो गया? और सर ये सिर्फ एक साल के लिए है? मिसाल के तौर पे अगर मेरा बिजनेस जो है वो फर्स्ट ईयर में 2 लाख रियाल मेरा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट ये नहीं, सिर्फ रेवेन्यू। रेवेन्यू, तो ये सिर्फ 1 ईयर के लिए है या उसको मैं कंटिन्यू अगले साल का जो रेवेन्यू होगा उसको सम अप करके भी फिर वो आ जाएगा उसमें अकाउंट में? कोई भी 12 मंथ्स, कोई भी 12 मंथ्स, कंटिन्यूस 12 मंथ्स अगर हैं और उसमें आप ये थ्रेशोल्ड हिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना है। ठीक है सर। ठीक है जी, क्लियर। थैंक यू सर। ठीक। डिजिटोनिक, डिजिटोनिक एचआर। जी सर, जी मेरा सवाल ये था कि आपने अभी इसमें कंपोनेंट्स दिखाया हमें कि कुछ कंपोनेंट्स पे इनपुट पे हम लेट से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सप्लायर को पे कर रहे हैं, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम आउटपुट पे कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से और फिर उसको पे ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी ये क्लियरिटी शायद किसी प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हो सकती होगी कि जिसमें हम एक एग्जांपल ले लें जिसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम सप्लायर को दे रहे हैं, कुछ में हम कस्टमर से ले रहे हैं। तो इस तरह की कोई एक क्लास में अगर हम इस तरह की सिचुएशन पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करके एक पूरा वर्कआउट कर लें स्टार्ट टू एंड, हाउ डज इट हैपन, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, जी। तो उसमें थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये हम कल करेंगे। इसको आप थोरोली देखिएगा, इसको आप, और फिर इस लेक्चर को भी आप अगर ज़रूरत हुई तो रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस एग्जाम्पल के बाद। जी बिल्कुल, एक अगर हम वर्कआउट कर लेंगे ना एक रियल वर्ल्ड जी एग्जांपल जो करेंगे। आपके पास है। हाँ जी जी उस करेंगे। ठीक है। ठीक है। यही एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है। जी मुजम्मिल। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये है सलाम। कि ये मुझे बताइएगा कि ये जो सऊदी का फाइनेंशियल नहीं, ईयर और टैक्स ईयर ये दोनों सेम है? और अगर दोनों सेम है तो ये जो 375K का थ्रेशोल्ड है फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है या टैक्स ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जरा काइंड बताइए। देखिए, ये किसी भी 12 मंथ में 375,000 का थ्रेशोल्ड या 187,500 का आप मीट कर रहे हैं स्टैंडर्ड रेटेड और जीरो रेटेड सप्लाईज की मद में, तो फिर आप रजिस्टर हो सकते हैं या होना है। ठीक है। कोई भी 12 मंथ्स, कंटिन्यूस 12 मंथ्स अगर हैं कोई भी, तो उनमें आपका अगर ये थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है तो आपने लाजमी रजिस्टर हो जाना है। ठीक है। होपफुली क्लियर। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा खालिद। जी सर। सर मेरे दो सवाल हैं।
एक सवाल मेरा ये है कि ये जो थ्रेश होल्ड है 187,500 का, ये सप्लाईज पे है या सेल्स पे है? कि मेरी अगर सेल्स जो है वो 187,500 से लोअर होगी तो मैं रजिस्टर्ड होना चाहूँ या ना होना चाहूँ, तो ये मेरे अपने ऊपर है, या सप्लाईज पे है ये? नहीं, अगर 187,500 से कम की आपकी सप्लाईज हैं या सेल्स हैं, ठीक है, पास्ट 12 मंथ्स में या कोई भी 12 मंथ्स में इंक्लूडिंग नेक्स्ट 30 डेज, तो फिर आपको रजिस्टर होना अलाउ नहीं है। अगर 187,500 या इससे ज़्यादा आप हिट कर रहे हैं, फिर आपको अलाउ है कि आप रजिस्टर हो जाएं। और इसमें चॉइस है कि परचेजेस की मद में भी अगर आपके 187,500 हो गए तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा सर ठीक है जी। नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि चलें जी, मैं अगर रजिस्टर्ड नहीं हूँ इसमें और मेरी सेल भी जो है वो 187 से जो है वो नीचे नीचे है, तो जो मेरा जो मैंने जो वैट पे किया होगा, तो वो मैं ना तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, और ना मैं जब अपनी सेल करूंगा उस पर मैं वैट 15% कर सकता हूँ या नहीं? नहीं, आप रजिस्ट्रेशन के बाद ही कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर ही नहीं हो सकते तो फिर आपका कलेक्ट करना इलीगल है और वो फ्रॉड समझा जाता है। ठीक है, तो इसका ठीक है इस जी। मीन दैट कि और मैं अगर जो है वो सॉरी सर, बोले जी जी आपकी आवाज़ कट गई। जी सर, मैं ये बोल रहा शायद हूँ आप कि अगर जो है लेकिन मुझसे जो है वो जो कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है एज अ हाँ सप्लाई, मुझसे वो बेड ले सकती हैं, लेकिन मैं हाँ, का बेड वो जो है वो आपकी अपने पास होल्ड नहीं वो कर सकता। आप हाँ जी, हाँ जी, आपका वैट ज़ाया हो रहा होगा। आपका इनपुट तो जा रहा है लेकिन आप आउटपुट कलेक्ट करके पे नहीं कर रहे और उसको इनपुट को क्लेम नहीं कर रहे। तो इट मीन दैट कि वो मेरी कॉस्ट में शामिल हो गया सर। सॉरी, इट मीन के जो आपकी आवाज़ 15% में, जी जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो 15% में टैक्स दे रहा हूँ वो मेरी कॉस्ट में शामिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप नहीं रजिस्टर्ड तो वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा होगा। ठीक है सर, ठीक है थैंक जी। यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। बिलाल। सर ये जैसा पहले सिनारियो में आपने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो 100 रियाल डाली थी, फिर उसके बाद यानी 200 रियाल पर हम जब बेचते हैं तो उस पर 30 रियाल हमें रिटर्न वैट मिल जाता है। फिर जब हमने पहले वाले में यानी 115 रियाल दिया होता है तो इनपुट आउट और आउटपुट के सब्ट्रैक्शन करके 15 रियाल हमें रिटर्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सिनारियो इस तरह हो कि 100 रियाल वहाँ पर हो और 15 रियाल हमने टैक्स पे किए, अगर वो 200 रियल की जगह 150 हम सेल करते और यानी उस पर टैक्स जो है 22%, 22 रियाल आ जाता है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किस तरह आएगी, यानी 15 - 22, तो हम कितना वैट पे करेंगे, यानी वहां पर तो एक वैल्यू होगी कि हमें। तब भी तो रिमेनिंग नेट ऑफ वाला ही पे होगा ना भाई, जो जो एक्स्ट्रा आपने लिया है उसका आपने पे आउट बनाना है। देखें, आउटपुट माइनस इनपुट है। वट एवर जितना भी सेल हुआ, अगर आपकी सपोज सेल्स कम हुई या नहीं हुई आपकी, ठीक है, आपकी जीरो सेल्स हुई हैं, तो फिर आपका इनपुट जो है वो सारे का सारा नेगेटिव बन जाएगा। जी ठीक है, आपका जो पेएबल है वो नेगेटिव बन जाएगा। सही हो गया। बिल्कुल जी। ठीक है, तो आज खत्म करते हैं क्लास, थोड़ी सी जी लंबी हो गई। इंशाल्लाह कल की क्लास में सर मिलते हैं। हाँ जी, आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह हैं इंशाल्लाह, ये आप सॉल्व करेंगे तो कुछ क्लैरिटी हो जाएगी और फिर हम आगे कुछ मजीद क्लैरिटी करते रहेंगे। इन दी ठीक है जी, एंड आई वुड खत्म से कर। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये सारी चीजें आगे जाके हमने बड़ी डिटेल के साथ करनी है, ठीक है। तो आई होप आज भी बहुत कम्प्रिहेंसिवली, इनफैक्ट हमने ज्यादा टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स पे ही निकाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टॉपिक को आगे जाने दीजिए, फिर उसमें से आप लोगों के पास मजीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो अराइज होंगे। तो हम इसी तरह डिस्कशन करते करते इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी इसी टाइम के ऊपर। कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है थैंक यू जी। आमिर सर, अल्लाह। खत्म करते हैं क्लास के। अल्लाह हाफिज़।